नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। राजनीति में आज बात राजस्थान की। राजस्थान में बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाने वाली कांग्रेस ने अब सीधे सीधे इस मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम लिया है। कांग्रेस नेताओं ने एक ऑडियो सीडी के हवाले से केंद्रीय मंत्री पर विधायकों की खरीद फरोख्त की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है। जयपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत समेत 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं बीजेपी इस मामले में अपने नेताओं को पाक साफ बताते हुए उल्टा आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के तमाम आरोप झूठे हैं। सवाल यह है कि आखिर ऑडियो क्लिप में विधायकों की खरीद फरोख्त की जो बात हो रही है उसके पीछे कौन है, और बड़ा सवाल यह कि आखिर अचानक राजस्थान में शुरू हुई राजनीतिक उठापटक के पीछे कौन है। आज राजनीति में अगले आधे घंटे हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं संजय बोहरा, हमारे रेजिडेंट एडिटर जयपुर से, विनोद जोशी, वरिष्ठ पत्रकार, मनीष पारिक, नेता राजस्थान बीजेपी के, और अनुज आत्रे हमारे साथ स्टूडियो में हैं, कांग्रेस के नेता। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आपको सुनाते हैं आज क्या आरोप लगे हैं और उन आरोपों पर बीजेपी ने क्या सफाई दी है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार गिराने की साजिश में शामिल केंद्र सरकार के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स एसओजी द्वारा एफआईआर दर्ज की जाए, पूरी जांच हो, और अगर पद का दुरुपयोग कर जांच प्रभावित करने का अंदेशा हो, जैसा प्रथम दृष्टि से प्रतीत होता है, तो वारंट लेकर श्री गजेंद्र शेखावत की फौरन गिरफ्तारी की जाए। जो ऑडियो वायरल हुई है इसके ठोस प्रमाण मिल जाते हैं। मैं सबसे पहले मेरे विधानसभा के स्पीकर से मिलूंगा, उनको सारा घटनाक्रम बताऊंगा और उसके बाद आगे के कदम उठाऊंगा। लेकिन मैं एक स्पष्ट कहना चाहता हूं, इन्होंने मेरा नाम इसलिए लिया है कि मैं राजस्थान की विधानसभा में जनता के मुद्दों पर, नौजवान, विद्यार्थी, किसान, मजदूर के मुद्दों पर बोला, और ये मेरी प्रतिष्ठा को खराब करना चाहते हैं। बिल्कुल ये चाहते हैं कि यह पदस्थ नहीं हो, सरकार 5 साल काम करे, जनता के मुद्दों पर खरी उतरे। कि मुख्यमंत्री निवास फर्जी ऑडियो का केंद्र बन जाए और नेताओं के चरित्र हनन के प्रयास में। जी हां, विधायक ने तो इस बात को नकारा ही है, वो उनकी अपनी पार्टी के हैं, ताजुब है, लेकिन केंद्रीय नेताओं को भी बिला वजह इसमें घसीटने की कोशिश हुई है। इतनी दिलेरी है तो तमाम प्रकरण की सीबीआई से करवाए ना जांच, किसने मना किया। तो कुल मिला के राजस्थान के रण में वो तमाम छल बल आपको देखने को मिल रहे हैं जो राजस्थान की पहचान यूं नहीं थी। शुरुआत करते हैं विनोद जोशी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। विनोद जी, फिलहाल जो राजस्थान में दिखाई पड़ रहा है, पूरा जो राजनीतिक घटनाक्रम है, उसका विश्लेषण आप कैसे करते हैं? देखिए, पूरा घटनाक्रम कुछ इस तरह से है कि सबसे पहली गलती तो कांग्रेस ने खुद ने की, उन्होंने अपना घर नहीं संभाला। उसके बाद जिस तरह से सारी घटनाएं हैं वो पिछले 4-5 दिन से आपके सामने आई रही। उसका दुर्भाग्यपूर्ण पहलू ये जो कल से शुरू हुआ है, जो कुछ ऑडियो चले हैं, कुछ इस तरह के रिश्वत के, इसके पैसे देके लायक खरीदने के आरोप लगे हैं, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर इनमें कुछ भी सत्यता है तो भारतीय राजनीति के लिए एक बहुत शर्मनाक अध्याय देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो सचिन पायलट हैं, वे कहीं भी अपने आप को किसी जगह एक जगह पे खड़ा नहीं रख पाए हैं। कहीं पर वे दिखते हैं कि वो बीजेपी में जा रहे हैं, कहीं दिखते हैं कि वे थर्ड फ्रंट बना रहे हैं, कहीं पर लगता है कि वो कांग्रेस में रहना चाहते हैं। तो रणनीतिक तौर पे अगर उनका है ऐसा कुछ, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत समझदारी भरा कदम है जो भी उनको करना चाहिए, क्योंकि उनका कद बहुत बड़ा था। इस घटनाक्रम से पहले मैं खुद उन्हें बहुत एक संजीदा राजनेता भी ले रहा था, और लगता था कि इनके भारतीय राजनीति में लंबी पारी खेलेंगे। लेकिन जिस तरह से पूरा घटनाक्रम चल रहा है, अगर आप वास्तव में पार्टी से नाराज है तो आप पार्टी में अंदर बात कीजिए। पार्टी अगर आपसे बात नहीं करती है तो फिर आप आराम से बाहर आके पूरा खेल खेलिए। लेकिन ये जो लुका छुपी का खेल चल रहा है, ये राजनीति को के एक बहुत ही
जिसको आप कहिए कि घिनौने चेहरे को सामने ला रहा है। और आप फिर इस चीज का भी सोचिए कि अगर किसी समय कुछ समय बाद अगर हमारी जनता में ये संदेश जा रहा है वैसे तो, लेकिन अगर उनका विश्वास टूटता है तो आपको बाद में जाके सबको बहुत नुकसान बिल्कुल उठाना एक पड़ेगा। एक 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 सबसे बड़ी बात है कि पूरी जो संसदीय प्रणाली है उस पर भी भरोसा लोगों का उठता है कि जिसको वो अपना विधायक चुनते हैं, अगर जिस पार्टी के साथ चुनते हैं, अगर वो कहीं दूसरी तरफ चला जाए। मनीष पारिक, आप मनीष पारिक जी बीजेपी के नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष पारिक जी, ये बिल्कुल सही है कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह हमें नजर आती है। सचिन पायलट की महत्वाकांक्षा या जिस तरह से वो पावर चाहते थे या जो भी उनकी मांग रही हो वो शायद पूरी नहीं हुई। लेकिन क्या एक ऐसी पार्टी जिसने पूरा जीवन ये कहते हुए बिताया कि वे शुचिता की राजनीति करते हैं, वो पार्टी विद डिफरेंस हैं, क्या करोड़ों करोड़ रुपए इस कोरोना काल में विधायकों की खरीद फरोख्त में जाएगा? ये देखना पड़ेगा इस देश की जनता को। नहीं, वो तो आप जानते हैं कि जिसकी जो शक्ति होती है राजनीति में उसी को प्रहार किया जाता है। तो जिसके आपने सही कहा कि शुचिता के नाम से भारतीय जनता पार्टी जानती है, तो जब विरोधी को लगता है कि इसकी ये पावर है, उसी पे उसकी प्रहार किया जाता है। जिसको वो शत्रु तो यही करेंगे, विरोधी यही करेंगे जब उनको लगेगा कि कांग्रेस पार्टी बदनाम है, भ्रष्टाचार के लिए बहुत प्रसिद्ध है, घोटाले होते हैं, सलाखों के पीछे जाते हैं, ये नियमित काम होता है। तो भारतीय जनता पार्टी का सर ऊंचा है। उसको अपने विरोधी, जब उन्होंने खुद नहीं स्वीकार किया है मुख्यमंत्री जी ने कि पिछले 1.5 साल से उनकी उप मुख्यमंत्री जी से कोई बात ही नहीं हुई, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो क्लेश है, ये जो वैर है, ये जो द्वेष है, वो किस लेवल का है। और अगर इस लेवल का द्वेष है, वैर है, तो वो तो किसी भी लेवल पे जाएंगे। अपने ही मंत्रियों को, अपने ही विधायकों को एफआईआर दर्ज कराने, तो वो तो आप समझ एक जमाने में ये अच्छी बात मानी जाती थी कि अपने ही विधायकों पर अगर आप एफआईआर दर्ज करा दें, खुद पे करा दें, ये बड़ी बात थी। अब वो थोड़ा बुरी बात हो गई। लेकिन आपने जो बातें कही हैं उसमें मुझे लगता है कि पाठ्यक्रम थोड़ा बदल गया है, खासतौर पर जिस तरह कर्नाटक में हुआ, जिस तरह मध्य प्रदेश में हमने देखा है। कम से कम अब आप शुचिता का दावा तो नहीं कर सकते। आपके पूरा आपका जो पाठ है बीजेपी का, उसमें कुछ ऐसे पन्ने जुड़ गए हैं जिसको शायद आप खुद भविष्य में पलटे तो थोड़ी सी तकलीफ होगी। मनीष जी। नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं आपको कहूंगा कहीं पर भी रुपयों का लेन देन नहीं हुआ है, एक बात, कहीं प्रलोभन नहीं हुआ है। जो मंत्री बनाने की बात है वो भी आप समझ सकते हैं, जब सहयोगी दल होते हैं तो वो इंटैक्ट रहेंगे, उनकी इंटेंसिटी रहे, इंटीग्रिटी रहे, इसके लिए उनको मंत्री पद ऑफर किया जाता है। और जो काश यहाँ जो सारे लोग बैठे हैं वो वाकई बिल्कुल भी राजनीति से अनजान होते तो आपकी बात पे हम सब जरूर ताली बजाते, पर अफसोस आपकी बात पर विश्वास आप खुद नहीं करते हैं, मैं जानता हूं। बहरहाल अनुज अत्रे जी, कांग्रेस के नेता, आप ये बताइए, ये तो बात सही है कि आप अपना घर संभाल नहीं पाए और आप दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं समस्या तो आपके अंदर है और उस समस्या को पार्टी क्यों नहीं हल कर पाई, ये सवाल उठेगा। देखिए पंकज जी, निश्चित तौर पर घर संभाल लिया गया है, घर संभाला जा रहा है और बिल्कुल घर संभल गया है। हाँ, ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जैसे जो घाघ बैठे हैं इस समय, जो लोकतंत्र की इन्होंने परिभाषा बदलने का प्रयास कर दिया है कि जहां जहां इनको जनता ने नकार दिया है जिन प्रदेशों में चुनाव में, अब ये दूसरे तरीके से जो स्थिर सरकार है, जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है, उसको अपने धन्ना प्रमुखों के माध्यम से जो है ये अस्थिर करके जो है वहां पर सत्ता पर बैठना चाहते हैं और बैठने में सफल भी हुए हैं। हमने अभी पीछे ही मध्य प्रदेश का ताजा उदाहरण देखा है, उससे पहले कर्नाटक की पिछले साल सरकार देखी है। एक बात बता दीजिए, यहाँ पे पारिक साहब बैठे हैं, कहते हैं कि भ्रष्टाचार की बात, घोटाले की बात और शुचिता की बात करते हैं। यह बता दीजिए इतना पैसा आ कहां से रहा है आप? क्या आज इस बात की जांच नहीं होनी चाहिए कि इस काल में भी, कोरोना काल में, जो देश में जो है एक पैसे के लिए महामारी मची हुई है और आप जो है 500-500 करोड़ रुपए आपकी पार्टी फंडिंग कर रही है कि विधायकों को खरीद लो। पैसे से नहीं खरीद सकते तो इनकम टैक्स के नोटिस भेज दो। ये सब अचानक इत्तेफाक नहीं हो सकता है कि उसी दौरान आप अपनी मैडम से पूछ लीजिए, महारानी साहिबा से, वो क्या कहती हैं इस बारे में। आखिर वो भी कहीं ना कहीं कुछ इसमें इन्वॉल्व हुई है, उनकी भी नाराजगी है। पार्टी के जो विधायक हैं उसको नष्ट करके पार्टी को और कांग्रेस में शामिल कर लिया, 2-2 बार कर लिया। देखिए निश्चित तौर पे बहुजन समाज पार्टी के विधायक सामने हैं,
आप पूछ सकते हैं उनसे कि अगर 1 रुपए का भी आदान प्रदान किया हो, लेकिन यह बताएं कि उनका विधायकों की अरे सुन लीजिए, बीच में ना बोलिए, जरा बीच में मत बोलिए। मनीष जी सुन लीजिए मनीष जी, हो गई आपकी बात, आ गई, आपका हस्तक्षेप हो गया। मनीष जी आपका हस्तक्षेप हो गया, इनको बात कर लेने दीजिए, फिर आपके पास आते हैं। आपसे मैंने 2 सवाल पहले ही पूछे जी। देखिए पंकज जी, फर्क क्या है? फर्क यह है कि एक प्रश्न यह उठता है कि आखिर जो विधायक चुनकर के चुना गया हो वो अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे रहा है, क्यों दे रहा है इस्तीफा? आखिर क्या कारण हो जाएगा? इतना बड़ा कारण हो जाएगा मध्य प्रदेश के विधायकों ने इस्तीफा दे दिया या राजस्थान के हमारे विधायक इस्तीफा देने को तैयार हो गए हैं, क्या कोई कारण नहीं होगा? वो विधायक हमारी पार्टी के टिकट पर चुन के आए, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के विरोध चुनाव लड़े, उनके विरोध में बोल करके चुनाव जनता से वोट मांग करके आए और आज उन्हीं की मेजबानी में हरियाणा में बैठे हैं और हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी वहां मेजबानी कर रही है, उनकी रखवाली कर रही है और ये कहते हैं कि हमारा कोई उसमें लेन देन नहीं है। क्यों ये ऑडियो टेप आ गई गजेंद्र सिंह शेखावत जी की? आज क्यों उसके खिलाफ, उनके खिलाफ एफआईआर हो गई है? आज क्यों नहीं उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए पूरी तरह से? ठीक है, ये सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है और इन्हीं सवालों पर जवाब लेते हैं अपने रेजिडेंट एडिटर संजय बोहरा से। संजय जी, अब तो सब कुछ खुलकर सामने आ गया है और अब ऐसा लगता है कि 2 राज्यों की पुलिस कहीं आमने सामने ना जाए, जो स्थिति बनी हुई है मानेसर में, जहां सचिन पायलट और उनके तमाम विधायक साथी हैं और वहां पर एसओजी की टीम पहुंच गई है। अब आप ये बताइए कि पूरा ये जो परिदृश्य है ये संकेत क्या दे रहा है? हम अभी क्या देखने वाले हैं? और हाँ, वो हाईकोर्ट का तो चल ही रही है सुनवाई, वो भी। देखिए पंकज जी, ये जो पूरी लड़ाई है ये बहुत ही समय अगली होने वाली है। एक तो ये लीगल मैस में फंस चुकी है और इसमें आपने देखा है कि हाईकोर्ट में जो मामला है अब वो सोमवार तक टल गया है, क्योंकि और अध्यक्ष को निर्देश दिया गया है कि वो जब तक हाईकोर्ट इस मामले पर कोई फैसला ना ले ले तब तक इस पे उनका जो नोटिस है उसको लेकर कोई कार्रवाई ना करे। तो अभी आगे क्या होगा ये डिपेंड करता है कि कोर्ट क्या करेगा। कोर्ट स्टे देता है, मतलब उनका जो अयोग्यता वाला नोटिस है उसको रिजेक्ट करता है या नहीं करता है, और अंततः जो भी पक्ष होगा दोनों में से वो सुप्रीम कोर्ट तो जाएगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मामला फिर वहीं पे डिसाइड होगा। पर इस पूरे घटनाक्रम में हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त जब महामारी है, जो आपने जैसा भी कहा है, उस महामारी में जब गवर्नेंस पे फोकस होना चाहिए था, उस वक्त दोनों राजनीतिक दल ये उठापटक में लगे हुए हैं और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसको हम देखते आ रहे हैं, एक परिपाटी बन गई है पिछले 5-6 साल में कि इस तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराने का। और ऐसा नहीं है कि मनीष जी अभी कह रहे थे कि उनके अंदर कलह है। अंदर कलह है अगर तो वो अंदर ही रखते ना, वो अपने पार्टी फोरम में डिस्कस करते। उन्हें कहीं से कुछ आश्वासन है, वो कहीं से हाथ मिलाने को कोई तैयार है उनके साथ, तभी उनमें इतना हौसला आया है कि वो अपनी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने को तैयार है। कोई भी व्यक्ति, आप और हम जानते हैं कि अपनी जो 5 साल के लिए चुन के आता है, वो चुनाव कोई भी जल्दी नहीं चाहता है। इसके लिए कई बार हमने पाले बदलते हुए देखा है लोगों को। ऐसे में यदि कोई अपनी सदस्यता गंवाने को तैयार है तो वो चैरिटी में नहीं कर रहा है। ये बहुत ही दुखद पक्ष है इस पूरे ये जो एपिसोड है इसका। लेकिन इतना ये पूरे लोकतंत्र को धनतंत्र बनाने की दिशा में एक संकेत दे रहा है। लेकिन मनीष पारिक जी, अंतर्कलह तो आपके यहाँ भी कम नहीं है। अभी हमने सुना जो आपके एक सहयोगी दल हैं उसके सांसद हनुमान बेनीवाल ने क्या कहा। उन्होंने कहा है कि आपकी जो नेता रही हैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, वो निर्देश दे रही हैं तमाम विधायकों को कि हर हाल में सचिन से दूरी बनाओ और अशोक गहलोत सरकार को बचाओ। ये कैसी राजनीति हो रही है? नहीं, उसकी भी कोई ऑडियो है क्या आपके पास? ऑडियो नहीं, उन्होंने बयान दिया है साहब। ये कोई चोरी की बात नहीं है, ये कोई हनुमान बेनीवाल का बयान है। ये कोई ये छुपी हुई बात नहीं है। पता नहीं आज आप इतना खुश हैं कि शायद आप तमाम समाचारों से खुद को दूर रखे हुए हैं। जी जी संजय जी, क्या कह रहे हैं? एक मिनट पंकज जी मनीष जी से पूछिए ये, तब आप पूछेंगे, तब आप एफआईआर। मनीष जी मेरा सवाल सुन लीजिए। एक मिनट संजय जी एक सवाल पूछ रहे हैं। मनीष जी, जी बोलिए संजय जी, जल्दी बोलिए। पंकज जी इनसे दो सवाल पूछ लीजिए कि सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल दोनों वसुंधरा राजे पर आरोप लगाते हैं और बीजेपी का कोई नेता उनके पक्ष में आके बयान नहीं दे, उनको काउंटर नहीं करता है। आखिर ऐसा क्यों? हाँ बिल्कुल मनीष जी, ये जो बयान आ रहे हैं वसुंधरा राजे को लेकर, आपकी पार्टी की ओर से किसी ने नहीं उसका खंडन किया है और आप तो कह रहे हैं इसका भी कोई ऑडियो आया, आपको पता ही नहीं है। माफ करिएगा। नहीं, तीनों ने किया है।
मैंने आपको कहा हमारे प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया जी ने किया है, अध्यक्ष जी ने भी किया है। नहीं, और अभी तक वसुंधरा राजे पर जो बयान आया है उसका कोई खंडन नहीं देखने को मिला है। आप कहिए कि वसुंधरा राजे बिल्कुल तैयार हैं आप सचिन पायलट का साथ देने के लिए, जैसे पूरी पार्टी आपकी तैयार दिख रही है। बात तो ये है कि राजेंद्र राठौड़ जी ने इसका खंडन किया है, हमारे उपनेता हैं। हमारे गुलाब जी कटारिया जो प्रतिपक्ष के नेता है, उन्होंने इसका खंडन किया है, बात कही है। दूसरी बात, मैंने आपको कहा एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस करके कंसेप्ट होता है। अगर कोई व्यक्तिगत अपनी बात कहता है तो उसी से कंसर्न है, वही बता सकता है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, और उसके अपने मायने हो सकते हैं, उसका अर्थ हो सकता है। वो आपके वो सांसद हैं आपके एनडीए के, और वो साफ आपके पूर्व मुख्यमंत्री पर कोई गंभीर आरोप लगा रहे हैं, खासतौर पर जबकि राजस्थान में इतनी उठापटक है और आपको कांग्रेस की अंतर्कलह इतनी दिखाई पड़ रही है कि शायद आप अपनी अंतर्कलह भूल गए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे, राजनीति जारी रहेगी। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। राजनीति में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। राजस्थान में जिस तरह से विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है कांग्रेस ने, उसमें सीधे सीधे अब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम आ गया है। तो क्या हम माने कि जो शीर्ष नेतृत्व है वो पूरा इसमें शामिल है? विनोद जोशी जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? क्या गजेंद्र सिंह शेखावत, अगर हम मान लें, जो कि ज्यादातर लोग सारी परिस्थिति जन्य जो स्थितियां हैं वो बता रही हैं कि वो सही ही बात है, क्या इस देश में जो सरकार चला रहे हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, वो सरकारों के शिकार पर निकला है, जबकि कोरोना इस देश का शिकार कर रहा है? जी देखिए, ये तो कोरोना जिस समय आया था उस समय से ही शिकार ये चालू है। और आपको इस बात के लिए देखना पड़ेगा कि उस वजह से हमारे यहाँ लॉकडाउन भी लेट हुआ। मध्य प्रदेश सरकार का जो सारा एक जिस तरह से उसको गिराया गया, और फिर उसके बाद में जो अब पिछले 7-8 दिन से जिस तरह से जयपुर में चल रहा है खेल, दिल्ली जयपुर में, वो सीधे सीधे दिखता है कहीं ये सचिन पायलट का अकेले का खेल नहीं हो सकता, ना सिर्फ अकेले कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई नहीं है। निश्चित तौर पर इसमें भाजपा सम्मिलित है, सक्रिय है, असक्रिय है, पीछे से है, आगे से, वो सब सेकेंडरी चीजें हैं। जब आपका हाथ दिख रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कल जिस तरह से वीडियो ऑडियो के आए, उसके बाद में भाजपा के अधिकतर नेताओं ने चुप्पी साधने में ज्यादा ही अपना हित समझा है। हनुमान बेनीवाल का केस पे आप देखेंगे तो एनडीए के सहयोगी हैं, और अभी जो नाम चल रहे हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल के में जो सम्मिलित हो सकते हैं उनमें संभावित नाम है। उन्होंने आरोप लगाया है कि वसुंधरा जी के ऊपर, तो ये भी कोई बहुत छोटी चीज नहीं कि जिसे बहुत आसानी से टाला जा सके। ये इस चीज का भी एक संकेत है कि भाजपा के अंदर भी कुछ ना कुछ चल रहा है। दूसरी चीज, मनीष जी, मैंने भी ऑडियो कैसेट सुने थे, कुछ लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, तो आप बिल्कुल नकार नहीं सकते ये बात। बिल्कुल, प्रथम दृष्टया जो भी उसको सुन रहा है, प्रथम दृष्टया जो भी सुन रहा है वो जान रहा है कि क्या है। मनीष जी, एक दल बदल विधेयक है इस देश में, दल बदल रोकने का कानून है, उसके तहत ऐसी स्थिति में सदस्यता चली जाती है। क्या आप कहेंगे कि एक राजनीतिक रूप से जो राजनीतिज्ञ हैं उनका एक सैद्धांतिक पक्ष भी होता है? क्या आप ये मानेंगे कि इस समय सचिन पायलट और उनके तमाम साथियों की सदस्यता जानी चाहिए?
दो बात तो मैंने कहा कि वो तो कानूनी प्रश्न है, उन्होंने कोर्ट में गए थे वो, और हाई कोर्ट में सोमवार तक लंबित है, इसलिए जो भी सब्जेक्ट टू द कोर्ट है उसके बारे में कहना मैंने ठीक इसीलिए नहीं है। कहा कि आपसे सैद्धांतिक प्रश्न पूछ रहा हूं मैं, आपकी क्या राय है? तो ऐसा है कि जो सिद्धांत है वो मैंने आपको कहा कि पूरी तरह से फॉलो करते हैं और पूरी बात करिए, लेकिन जिसकी कोई लीगल सेंटिटी नहीं है, जी, जिस ऑडियो क्लिप के बारे में नकार दिया गया है, खंडन किया है, जी, इवन वैसे मनीष जी आपको बस याद दिला दें, आपको बस याद दिला दें कि जय नारायण निषाद आपकी पार्टी के राज्यसभा सदस्य थे, राज्यसभा सदस्य थे, उनकी आपने सदस्यता ऐसे ही ली थी और ये मांग की थी क्योंकि वो किसी दूसरी पार्टी के साथ बातचीत कर रहे थे। बहरहाल हम बात कर लेते हैं एक बार अपने रेजिडेंट एडिटर संजय बोरा जी से। संजय जी, जिस तरीके से पूरा ये मसला चल रहा है, एक तो ठीक है कि अब ये चला गया है हाई कोर्ट में, लेकिन अगर कांग्रेस को अपनी स्थिति मजबूत करनी है या सचिन को अपनी स्थिति मजबूत करनी है तो अब उनके सामने रास्ता क्या है? जहां तक चले गए हैं सचिन पायलट, उससे तो उनका प्लेन अब वापस तो आ नहीं सकता, ऐसा लगता है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि पी चिदम्बरम ने बातचीत का एक रास्ता खोला था, बातचीत की उनसे। जी, आप राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, ये तो कहा ही जाता है कि तो क्राफ्ट है, साइंस नहीं है, आर्ट ऑफ मेकिंग इम्पॉसिबल पॉसिबल। तो ये राजनीति में ये तो कुछ कह नहीं सकते कि वो वापस नहीं आ सकते, और हमने देखा है कि सुबह जिसने पार्टी छोड़ी वो शाम को वापस भी होता है, और चिदम्बरम वाली जो बात है वो भी सही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चिदम्बरम के साथ या कांग्रेस पार्टी के साथ उनकी जो भी बातचीत चल रही है वो केवल टाइम बाय करने की बात है, क्योंकि ये समर्थन जुटा लिया जाए, जितना वो चाहते हैं 30 विधायकों का जो उन्होंने दावा किया था उतना नंबर आ जाए, उस तक का लिए वो समय चाहते हैं। वास्तव में मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई मंशा है, क्योंकि बात इतनी आगे बढ़ चुकी है शायद उनकी कि अब वो वापस लौटना संभव नहीं है। रही बात कि वो क्या कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी उनको अपने पार्टी में शामिल कराने में इच्छुक होगी जब तक कि उनके पास पूरे नंबर ना हो। वो चाहेगी वैसे भी कि वो अलग पार्टी बनाए ताकि वोटों का विभाजन कर सकें। दूसरी तरफ सचिन के लिए आसान रास्ता यही है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए, क्योंकि राजस्थान का इतिहास रहा है कि यहाँ पे कोई भी नई पार्टी ज्यादा दिन चली नहीं है, ना इतनी सफल हुई है। हाल ही के उदाहरण है, मनीष जी की पार्टी के थे, वरिष्ठ नेता है घनश्याम तिवाड़ी, वो खुद की जमानत भी नहीं बचा सके। किरोड़ी लाल मीणा थे, वो आखिर में भारतीय जनता पार्टी में चले गए। हनुमान बेलीवाल भारतीय जनता पार्टी के थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से ही हाथ मिला लिया। तो ये तो है सचिन की बात। अशोक गहलोत के लिए सब कुछ निर्भर करेगा कि कोर्ट का क्या आदेश आता है। यदि इन विधायकों को डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो अशोक गहलोत सरकार के लिए कोई खास संकट नहीं होगा, वो एक बार की अपनी सरकार बचा लेंगे। लेकिन यदि इनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता है, वोट इनको अलाउ किया जाता है, तो गहलोत सरकार के लिए गंभीर संकट होगा। एकदम बिल्कुल एक गंभीर संकट है, और खासतौर पर जब सामने इतना संसाधन, इतनी ताकत, तो फिर मुश्किल तो बनेगी। अनुज जी, आखिर आप लोग अभी भी सचिन पायलट को लेकर कोई स्पष्ट नीति क्यों नहीं दिखा पा रही है कांग्रेस? कभी बात करते हैं, कभी सख्त भाषा में बात करते हैं, कभी पी चिदम्बरम साहब बात करते हैं, आखिर आपकी क्या नीति है इसको लेकर? देखिए, निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट नीति है, राहुल जी ने भी स्पष्ट कर दिया है। जहां तक अनुशासनहीनता का सवाल था, कांग्रेस पार्टी के कोई भी सदस्य हो, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा नेता हो, अनुशासन से के दायरे से बाहर जाएगा तो पार्टी निश्चित तौर पे कार्रवाई करेगी। कार्रवाई आप सब ने देखी है कि किस प्रकार से कार्रवाई है, उन बागी विधायकों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, सचिन पायलट जी के खिलाफ भी जो है उनको पदमुक्त किया गया है। ये एक सवाल रहा। लेकिन कोई भी परिवार का सदस्य होता है, चाहे पार्टी का सदस्य होता है, पुराना सदस्य होता है, पारिवारिक सदस्य है, उनकी पुश्तैनी पार्टी से जुड़ाव रहा है, और अगर कोई व्यक्ति या कोई नेता या कोई कार्यकर्ता अगर भटक जाता है तो पार्टी एकदम से उसको घर से बाहर भी निकालने के लिए बहुत जल्दबाजी में नहीं होती। प्रयास किया जा रहा है कि उनको समझाया जा रहा है कि वो वापस अपने ठीक रास्ते पर आ जाएं, पार्टी के साथ जुड़ जाएं, और उन्हीं के पाले में छोड़ दी गई है कि वो तय करें कि उनको कांग्रेस पार्टी में रहना है या कांग्रेस पार्टी से छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठना है या कहीं और जाना है। और बहरहाल सचिन पायलट बार बार कह रहे हैं कि अभी वो कांग्रेस में ही है, शायद उन्हें भी पता है कि दल बदल कानून अदरवाइज उनको क्या कर सकता है वो अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए उनके भी तमाम साथियों का भविष्य इससे जुड़ा। विनोद जोशी जी, आपसे आखिरी एक टिप्पणी चाहेंगे। क्या सचिन पायलट को जरूरत से ज्यादा तवज्जो देकर, समय से पहले ज्यादा तवज्जो देकर कांग्रेस ने कोई गलती की 26 साल में
सांसद बनाया, फिर उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, डिप्टी सीएम बनाया। आखिर क्या लगता है कि कांग्रेस ने अपने तमाम जो अनुभवी नेता रहे हैं उन पर तरजीह देकर ऐसे लोगों को कोई गलती की है क्या? क्योंकि ऐसी पार्टी से वो संपर्क कर रहे हैं जिसने कसम खाई है, कहा है कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं ये मानता हूं कि अगर आप नया नेतृत्व सामने लाते हैं तो कोई गलती नहीं है। हर पार्टी को करना चाहिए, नए नेतृत्व को लाना चाहिए आगे। ये सैद्धांतिक रूप से ये बात बिल्कुल ठीक है। इसमें एक चीज जरूर बहुत गलत हुई है कि जो युवा वर्ग बहुत संघर्ष करके नीचे से ऊपर तक आता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस, उसको कोई भी रास्ता अपना तलाशने में पार्टियों में सालों साल लग जाते हैं। घिसता घिसता बेचारा कभी सरपंच बनता है, प्रधान बनता है, एमएलए के टिकट 5-5 बार मांगता रहता है, पार्टी के लिए अपने दरी बिछाएगा, सब करेगा। उसके ऊपर जैसा कि आपको ध्यान होगा, पिछले लोकसभा चुनाव में एक नारा था, नामदार बनाम कामदार। तो वो जो नामदारों, ये देखिए आप जितने युवा नेता आए हैं सब नामदार हैं। अगर आज भाजपा जिन नेताओं के लिए बहुत चिंतित है, चाहे माधवराव सिंधिया हो, चाहे आपके सचिन पायलट हो, मिलिंद देवड़ा, सब नामदार हैं ये। तो इन नामदारों के लिए अगर आप चिंतित होंगे और बहुत ज्यादा आगे बढ़ाएंगे तो इनकी महत्वाकांक्षाएं आपने जगा दी हैं। जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षा बहुत तकलीफदेह होती है। और राजनीति में दो चीजें मैं बहुत यानी जो राजनीतिक प्रशिक्षण होता है, एक बहुत छोटा सा, अब बहुत संक्षिप्त में समय खत्म हो गया है। बीजेपी की बात करी कि उन्होंने, मोदी जी ने कहा था मैं कांग्रेस मुक्त भारत करूंगा। देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत तो जीवन में नहीं हो सकता वो कभी, लेकिन कांग्रेस युक्त भाजपा जरूर ये करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, भाजपा में कांग्रेस के नेताओं को शामिल करके समय समाप्त, बहुत कम है। राजनीति वाकई संभावनाओं का खेल है, लेकिन अगर वो दुर्भावनाओं या भ्रष्टाचार का खेल बन जाए तो फिर उसकी कीमत पूरे देश को चुकानी होती है। और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस पार्टी की बनती है जो देश में शासन कर रही, जिसने संविधान की शपथ लेकर इस देश को आगे बढ़ाने का एक संकल्प लिया है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए। राजनीति में बस आज इतना ही। बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।